ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर का ये 3 महीने का कालखंड मकर के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, जिसमें मैं जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित विश्लेषण करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं चंद्रमा के गोचर पर आधारित विश्लेषण करता हूँ, और बड़े ग्रहों के वीडियोस या बाकी भी ग्रहों के गोचरीय वीडियोस आते ही यथासंभव। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक अलग स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि इसमें आने वाले 90 दिनों में क्या ग्रहों में बदलाव होंगे उस पर तो विवेचन किया ही जाता है, लेकिन ग्रहों की ऊर्जा को समझने के लिए क्या योग बन रहे हैं, किन ग्रहों की स्थिति क्या बदल रही है, बहुत कुछ विवरण दिया जाता है। और जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई रातों रात करोड़पति बनने की विद्या नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है, जिसके थ्रू आप ग्रहों की ऊर्जा को समझकर अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता सकते हैं, अच्छी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, बुरी चीज़ों से बचा जा सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए जो त्रैमासिक राशिफल होता है, ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए बहुत विशेष होता है। और यकीन मानिए कि ये 3 महीने के कालखंड में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहाँ जुलाई का महीना ऐसा रहेगा जहाँ पे शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन शनि के इम्पैक्ट के साथ होंगे, और इसके साथ ही शनि और बुध दोनों ही वक्री हो जाएंगे जुलाई में। और जुलाई के अंत तक आते आते शुक्र की जोड़ी गुरु के साथ बनेगी। अगस्त में मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा, जब मंगल आपके नवम में होंगे, और अगस्त में बुध मार्गी हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य राहु के तो एक्सेस में फंसेंगे। और अगस्त के महीने में तो बहुत कुछ होगा, जहाँ पे 2 ग्रहण लग रहे हैं। सूर्य और शनि पिता पुत्र आमने सामने आएंगे, मंगल शनि का षडाष्टक योग बनेगा, तो बहुत कुछ घटित तो होगा। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए इस त्रैमासिक राशिफल में चर्चा करी जाएगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल, जहाँ से आपको सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का जुलाई के महीने के साथ। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जब मैंने पिछला त्रैमासिक राशिफल बनाया था तो मैंने कहा था कि जून के अंत में राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र का, तो हम जुलाई से ही स्टार्ट करेंगे उनके बारे में। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। शुक्र पंचम भाव में रहेंगे आपके, जून के अंत में आगे होंगे। और पंचम भाव के शुक्र वैसे भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, और वो आपके योग कारक ग्रह हैं। कर्म भाव के स्वामी, पंचम के स्वामी पंचम में, ये 2 प्रकार के राजयोग बन रहे हैं, और शुक्र अपनी राशि में है तो और भी स्ट्रांग है। तो मकर के लिए तो महीने की शुरुआत ही शुभता के साथ हो रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। करियर में चेंज की बात हो, क्योंकि 10वें से अष्टम में बैठे हैं। स्टूडेंट्स की बात हो, रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात हो, सकारात्मक सोच, क्रिएटिविटी की बात हो, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं तो धन की बात हो, लाभ स्थान को देख रहे हैं तो लाभ प्राप्ति की बात हो, हर चीज़ में आपको शुक्र महीने के शुरुआत में ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। जिन लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए अच्छा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है उनके लिए अच्छा है, लव लाइफ को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना है उनके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, ओवरऑल क्रिएटिविटी और एक पॉजिटिव सोच बहुत रहेगी। अच्छी चीज़ ये भी है कि शनि जो लग्नेश हैं और शनि शुक्र की मित्रता बहुत है, दोनों एक दूसरे के लग्नों के लिए योग कारक ग्रह हैं, तो वो संबंध भी है। कई बिगड़े हुए काम, कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं जुलाई के स्टार्ट में। लेकिन कि जो लग्नेश है शनि, ये वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को। अब तीसरे घर के वक्री शनि कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन हाँ, जो 1-1.5 हफ्ता होगा इस टाइम के बाद, थोड़ा सा अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने धन को लेकर सचेत रहिएगा, क्योंकि पंचम पर प्रभाव है, पंचमेश पर प्रभाव है, कि कभी कभी थोड़ी सी नेगेटिव सोच भी कर देता है। तो इससे थोड़ा सा आपको अपने आप को बचा कर रखना है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं कि प्रभाव हमेशा ही रहेगा, लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए अवश्य आपको बच कर रहना है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, ये 1-1.5 हफ्ता 13 जुलाई के आसपास का अचानक से कई बदलाव आ सकते हैं, अचानक से नकारात्मकता थोड़ी घिर सकती है। लेकिन तीसरे घर के वक्री शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
कुछ चेंजेस लाने का मौका देंगे। आपको लग्नेश है तो अपने जीवन को समझने का मौका देंगे। धनेश है तो अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को समझने का मौका देंगे। यहाँ से वो नवम को भी देख रहे हैं, यानी कि भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहते हुए बदलाव ला पाएंगे। और यहाँ से वो 12वें घर को भी देख रहे हैं, यानी कि कुछ बड़े चेंजेस लाने का भी मौका, और विदेश जाने का भी मौका, और थोड़ा सा अध्यात्म का भी मौका। लग्नेश का वक्री होना आत्ममंथन भी करवाता है और कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है। तो बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन हाँ वक्री है तीसरे घर में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि पंचम को देख रहे हैं, पंचमेश को देख रहे हैं शुक्र को, तो जैसे मैं कहा थोड़ा सा नेगेटिव सोच भी कुछ दिनों के लिए उत्पन्न हो सकती है। 13 जुलाई को शनि का वक्री प्रभाव रहेगा, एक अलग से वीडियोस पे अवश्य बनाऊंगा। सूर्य का गोचर होगा, इसके बाद सूर्य कर्क में आ जाएंगे। ये होगा आपका 16 जुलाई को, जब सूर्य आपके कर्क भाव में आ जाएंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में। सप्तम के सूर्य मिश्रित रिजल्ट देते हैं, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश हैं तो इसलिए उनका सप्तम में आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर ऑलरेडी सप्तम से 12वें के स्वामी बुध बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ छठा भाव मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डाइवोर्सेस अगर कोई क्रिएट करता है तो छठा भाव बुध सूर्य करते हैं, क्योंकि लीगल चीज़ों के कारक भी हैं। तो यहाँ पर बुध भी हैं छठे घर के स्वामी, सूर्य भी हैं अष्टमेश, और सूर्य बुध। अब दो चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही थी, हो सकता है यहाँ से एकदम डाइवोर्स तक सिचुएशन चली जाए। और जिनका बहुत लॉन्ग टर्म डिवोर्स का केस चल रहा था, वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, सुलझ सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी ध्यान दीजिएगा, और बिजनेस में भी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने आप, तो उसमें भी फंसने का योग आपका बन जाता है। यहाँ से सूर्य आपके लग्न को भी देखेंगे, और सूर्य आपके लगने के लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। और क्योंकि वो अष्टमेश है तो ये सूर्य के गोचर से मैरिड लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, और इवन मानसिक चेतना, उसमें एक अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन 18 तारीख को वो होगा जो बहुत संवेदनशीलता ले आएगा, वो है आपके बुध का वक्री होना। 18 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे। आपके लग्नेश तो वक्री थे ही, और इनका त्रिकोणीय संबंध बन रहा है। ये फिर से मैरिड लाइफ की तरफ बहुत नेगेटिव इशारा कर रहा है। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पब्लिक इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप बहुत एक पॉपुलर व्यक्तित्व है आपका, या समाज में एक बड़ी पोस्ट है आपकी, तो लोग आप पर झूठे आरोप लगाएंगे, आप किसी गलत षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। वो आपके भाग्येश हैं तो वक्री हो गए, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और आपके छठे घर के स्वामी यानी कि व्यर्थ की चिंताएं, दुश्मन हावी होने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि लग्नेश भी वक्री हैं और शनि और बुध वक्री एक दूसरे से त्रिकोण में, यानी कि बौद्धिक क्षमता जो है उस पर भी एक प्रभाव पड़ेगा। आप प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएंगे, क्या सीरियसनेस है प्रॉब्लम की समझ नहीं पाएंगे, और इसलिए टाइम भी वेस्ट करेंगे और एक प्रकार से सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये वक्री ग्रह धीरे धीरे करके महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होगी आपकी, लेकिन जहाँ ग्रह वक्री होने शुरू हुए वहीं पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है। आपके नवमेश वक्री हो रहे हैं, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, और बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा। छठे घर के स्वामी यहाँ पे बैठकर लग्न को देख रहे हैं, ये थोड़ा सा चोट चपेट के कारक और हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। तो थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ेगी बुध के वक्री होने के बाद। 26 जुलाई को शुक्र का गोचर होगा और वो छठे भाव में चले जाएंगे। अब शुक्र का छठे भाव में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन है शुक्र की। बाकी कई जगहों पे शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर छठे घर में शुक्र क्षीण हो जाते हैं। हाँ, अच्छा है कि योग कारक ग्रह हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो लीगल कार्य रुक रहे थे पूर्ण होंगे, विदेश के कार्य पूर्ण होंगे, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, कई प्रॉब्लम से निकलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ क्योंकि कारक है प्रॉब्लमेटिक रहेगी, और जीवन में खुशियों का अभाव रहेगा। शुक्र अगर क्षीण हो जाते हैं ना तो व्यक्ति के जीवन में भोग नहीं रहता, रस नहीं रहता, जो चीज़ें आपको जो एक इन्जॉयमेंट होती है किसी भी प्रकार की हो वो नहीं रहती छठे घर में। तो यहाँ पे जीवन थोड़ा सा डल, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा और मैरिड लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। जब योग कारक छठे घर में जाते हैं तो कई कार्य पूर्ण करते हैं, लेकिन व्यक्ति को व्यर्थ की चिंताओं से बहुत ग्रसित करते हैं। तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत करेंगे, लेकिन हाँ
गुरु की गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कई कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता भी रहेगी। दोनों मिलकर 12वें घर को देख रहे हैं तो कुछ बड़े बदलाव भी ला पाएंगे और विदेश से लाभ मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ पे राहु की दृष्टि भी है, तो क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो तीसरे घर के स्वामी हैं और शुक्र योग कारक ग्रह हैं, तो हिम्मत रहेगी कि प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लड़ नहीं पाएंगे, कि जो वक्री ग्रह हुए हैं इनकी भी चुनौतियों को समझने का, स्वीकार करने का, काम करने का मौका रहेगा। लेकिन आत्मीय तौर पर कई बार थोड़ा सा हारा हुआ महसूस करेंगे और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा महसूस करेंगे, इसलिए केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन अपने कलीग से बच के रहेगा। टॉक्सिक वर्क एटमॉस्फेयर बहुत तंग करेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन फिर भी कुछ अच्छे काम मिल सकते हैं। मैरिड लाइफ तो जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी नहीं है, लव लाइफ पर भी बहुत प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक ठाक है, बस एकाग्रता की कमी तंग करेगी और ओवर कॉन्फिडेंस तंग करेगा। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए जुलाई का महीना ठीक ठाक है, थोड़ा संवेदनशीलता है, तो जो भी मैंने अच्छी चीज़ें कही उनका लाभ उठाइए और जो भी बुरी चीज़ें मैंने कही उनसे बचने का प्रयास कीजिए। हमने मैरिड लाइफ की बात करी, मंगल का गोचर जुलाई के अंत में होगा तो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको मैं अगस्त के महीने से ज़्यादा लूँगा। तो ये मंगल दोष भी बना हुआ है, कहने का तात्पर्य यह था जुलाई में, तो बहुत संवेदनशीलता है, मंगल दोष भी है और अंगारक दोष भी है, इसलिए मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और क्योंकि अष्टम में बैठे मंगल अंगारक दोष युक्त आपके लग्नेश को भी देख रहे हैं, तो ये इंजरी के योग भी बनाता है, सर्जरी के योग भी बनाता है। तो थोड़ा सा आपको जुलाई के महीने में केयरफुल रहना है, संवेदनशीलता थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। अब चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना जैसा मैंने कहा था कि मंगल का परिवर्तन जुलाई के अंत में हो जाएगा, तो हम मंगल से ही शुरू करते हैं। मंगल आपके नवम भाव में आ जाएंगे और अगस्त के पूरे महीने नवम भाव में ही रहेंगे। सितंबर में भी कुछ टाइम तक यहीं पे रहेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि वो आपके लाभेश हैं, तो लाभेश का अपने से लाभ स्थान में आना, वो भी भाग्य स्थान में आना, ये वृद्धि दिखाती है। किस चीज़ में? पैसे में वृद्धि, पद प्राप्ति की वृद्धि। वो आपके चतुर्थेश भी हैं, तो अपने से छठे भाव में है, यानी कि प्रॉपर्टी का कोई लीगल मैटर चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। और क्योंकि नवम पैतृक चीज़ों का भाव भी है, तो इवन और ये अष्टम से दूसरा है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। लाभ स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान में जाना, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा आपको धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए। यहाँ से मंगल की एक दृष्टि 12वें घर में है, 12वें घर पर है। लाभ स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठकर 12वें घर को देखेगा, तो विदेश से लाभ आएगा। यहाँ से उनकी एक दृष्टि तीसरे घर पर है, जो उनका बहुत प्रिय स्थान है, यानी कि हिम्मत रहेगा, पराक्रम रहेगी। और यहाँ से मंगल चौथे घर को देखेंगे, जो उनका अपना स्थान है, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। मैंने लीगल मैटर्स तो दिखाए, लेकिन क्योंकि मंगल 11वें घर के स्वामी है, जो एसेट्स का भाव है, चौथे भाव के स्वामी है, जो प्रॉपर्टी का भाव है, खुद प्रॉपर्टी के कारक हैं और चौथे घर को देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी संबंधित कई लाभ दिला सकते हैं। मंगल की एक दृष्टि तीसरे घर पर भी है, जो चौथे से 12वां स्थान है, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि यहाँ पे वक्री शनि है, तो आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो बहुत टाइम से नहीं बिक रही, में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री है। लेकिन शनि वक्री और मंगल समसप्तक, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यही होगा कि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम बन जाए, आपका कंस्ट्रक्शन कराने का मौका मिल जाए आपको प्रॉपर्टी पे। हिम्मत बहुत रहेगी, तीसरे घर में शनि, मंगल नवम में, हिम्मत, पराक्रम, भाग्य सब साथ देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये अति उत्साह भी दिखाता है, दूसरों को नीचा दिखाना दिखाता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना दिखाता है। तो ये प्रॉब्लम से आप रहेंगे, बहुत ईगोइस्टिक हो जाएंगे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, अपनी गलतियां नहीं मानेंगे और दूसरों को नीचा दिखाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचिएगा। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं, पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं, केयरफुल रहेगा। लेकिन लाभेश और धनेश समसप्तक में है, तो बिजनेस हो, करियर हो, धन के रूप में आगे बढ़ने के मौके अवश्य आपको प्राप्त होंगे, उसका लाभ उठा सकते हैं। बॉसेस से देखिए बहुत बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी नवम में मंगल आ गए और लंबे टाइम तक रहेंगे और वक्री शनि देख रहे हैं, तो बॉसेस तो बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं, बॉसेस से बहुत परेशानी होने वाली। जो जॉब करते हैं, जितना अच्छा संबंध अपने बॉसेस से बनाकर रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 11 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लग्न को देख रहे थे सीधा, तो जो एक अस्थिरता आई थी उसमें कमी अवश्य होगी।
हाँ, शनि अभी वक्री है, लेकिन एटलीस्ट एक ग्रह मार्गी हो गया और वो आपके भाग्येश है और लग्न को देख रहे थे, तो भाग्य का साथ मिलेगा और स्थिरता थोड़ी आनी शुरू होगी। 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य राहु केतु एक्सेस में फंस जाएंगे। ये अष्टम भाव में हो रहा है, इससे थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। अच्छी चीज़ है कि सूर्य अष्टम में आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, पुनः केतु के साथ है। अभी मैंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का योग बताया, तो वो सॉल्व करने के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य पुनः बॉसेस के कारक, प्रमोशंस के कारक, अष्टम में केतु के साथ प्रमोशंस रुक सकती है, बॉसेस से प्रॉब्लम आ सकती है। नवम में मंगल है और अष्टम में कारक हैं, यानी कि पिताजी का भाव, पिताजी के कारक। ये पिताजी की स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पिताजी को नुकसान भी हो सकता है और पिताजी की हेल्थ बहुत बिगड़ सकती है। अगर ऑलरेडी आपके फादर को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और फिर से ये बॉसेस से एक अच्छा संबंध नहीं दिखा रहा। आपके बॉसेस तो जैसा मैंने कहा ना, आप देखेंगे, खुद देखेंगे, आपके बॉसेस कहीं ना कहीं आपके लिए जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट, आपको दिखेगा कि जानबूझकर वो व्यक्ति आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके कामों में गलतियां निकाल के, नुक्स निकाल के, आपका मोरल डाउन करके, दूसरों के सामने आपकी छवि बिगाड़ के, दूसरों के सामने आपको डांटना या आपको कुछ ऐसा बोलना कि आपका जो एक अच्छी छवि है, गुडविल है, वो ख़राब हो जाए। तो बॉसेस बहुत तंग करने वाले हैं। इसमें देखिए ज्योतिष का फ़ायदा कहाँ पर है कि आपको पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो पहले ही चीज़ों को थोड़ा सा ठीक रखें, उनसे लड़ाई झगड़े ना करें, थोड़ा सा डिप्लोमेसी दिखाएं। ये चीज़ें बहुत काम आती है। जब जॉब करनी है और डिप्लोमेसी नहीं है तो कम ही लोग हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। या तो आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट हो कि भाई आप ऐसा कुछ करते हो कि आपको कोई पकड़े नहीं सकता, बल्कि आपके बराबर कोई नहीं। अदरवाइज़ अगर कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कहीं पे भी वो जॉब करते हैं, अपना बिजनेस अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक तो बनना पड़ता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। 21 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र सप्तम में आ जाएंगे। बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा ना छठे घर के शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। योग कारक है, लग्न को देख रहे हैं, भाग्यस्थान के स्वामी के साथ हैं, बुध के साथ, छठे घर के स्वामी के साथ भी हैं, बुध के साथ। तो एक तो भाग्य का साथ मिल गया, वो भी मार्गी हो गए हैं बुध, और एक प्रकार से शुक्र की अगर हम बात करें वो योग कारक है। यहाँ पे आके विवाह का योग भी बनाते हैं, बिजनेस में जो उथल पुथल मची थी वो भी प्रॉब्लम दूर होगी। इवन 10वें से 10वें में है, 10वें घर के स्वामी है, तो इवन कार्य क्षेत्र में थोड़ी रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। और शुक्र क्योंकि लग्न को देखेंगे तो जो आपके लग्नेश का वक्री प्रभाव है शनि का, वो भी कम होना शुरू हो, ऐसा नहीं कि वो कम हो जाएगा, लेकिन शुक्र का अच्छा इम्पैक्ट आ गया तो उसको काउंटर अवश्य करेंगे। तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध के साथ युति 9 दिन के लिए उनकी होगी, तो ये मैरिड लाइफ में चीज़ों को ठीक करने का योग है, विवाह का योग बन जाता है, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो झूठे आरोप आपके ऊपर लगे थे वो ठीक करने का मौका मिलेगा, और इवन प्रमोशन का, रिकॉग्निशन का योग भी मिल जाता है। बस आपको अपने बॉसेस से बनाकर रखनी है, अदरवाइज तो ये जितने भी अच्छे योग बन रहे हैं उनका कुछ लाभ नहीं होगा। 30 अगस्त को एक और गोचर होगा बुध का, लेकिन पुनः वो 30 अगस्त का है, तो उसकी जो विवेचना है वो हम सितंबर के महीने से करेंगे। ये महीना थोड़ी सी स्थिरता अवश्य लाएगा, क्योंकि थोड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जुलाई में जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था उसकी अवस्था में, वो अवस्था से थोड़ा सा चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। इस महीने जिनको थायराइड की दिक्कत है, डायबिटीज़ है और कोलेस्ट्रॉल आदि बीपी की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा ध्यान देना है। अब चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। शुरू करेंगे बुध के गोचर से ही। 30 अगस्त को बुध का गोचर हो जाएगा। बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, छठे घर के स्वामी हैं, और अष्टम भाव में आ गए तो विपरीत राजयोग बना। ऑलरेडी सूर्य के साथ हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और केतु की युति भी है। पहले तो बुध आदित्य योग बन गया और केतु के साथ है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं बहुत अच्छा है। आप वैसे भी कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। और अष्टम भाव में 2 विपरीत राजयोग बनाते ग्रह, कि जॉब परिवर्तन का योग बनाता है। बिजनेस सप्तम से दूसरे में है तो बिजनेस में कुछ बड़े निर्णय लेने का योग बनाता है। और केतु के साथ बैठे हैं तो फिर से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सॉल्व करने का, या कोई प्रॉब्लम चल रही थी सॉल्व करने का। और इवन ये आत्ममंथन का तो बहुत अच्छा टाइम है ही, ये पूरे जीवन के पर्सपेक्टिव को चेंज करने का बहुत अच्छा योग है। बुध बौद्धिक क्षमता है, सोचने का तरीका है। सूर्य अष्टमेश है, बुध छठे घर के स्वामी है। लीगल कार्य में सफलता, और कोई बहुत बड़ा निर्णय अगर आपको लेना है तो ये योग बहुत अच्छा है। बड़े बदलावों के लिए, बड़े डिसीजंस के लिए,
बड़े परिवर्तन के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपनी त्रुटियों को समझने के लिए, अपने प्लस पॉइंट्स को समझने के लिए बहुत अच्छा योग। यहाँ से सारे ग्रह मिलकर दूसरे घर को देख रहे हैं, अचानक से पैसे कमाने के नए मौके भी मिलेंगे। और केतु के साथ क्योंकि बैठे हैं तो अपनी कोई पुरानी बहुत बुरी आदत को, अपनी पुरानी बहुत बुरी गलती को सुधारने का भी एक मौका आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो बुध अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। इसके बाद 7 सितंबर को क्या होगा, ग्रहण लग जाएगा। कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा पर लगता है। पूर्णिमा कब होती है, जब चंद्रमा और सूर्य समसप्तक होते हैं। तो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा दूसरे भाव में। अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा ये होगा कि अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, कोई पैसा अटका हुआ था वापस आ सकता है, विदेश से पैसा आ सकता है, बिजनेस में भी कुछ नए काम मिल सकते हैं। लेकिन कुटुंब में ग्रहण लगना और चौथे घर के स्वामी अपने से छठे में होना, ये घर के लिए अच्छा नहीं है। घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, घर में बड़े कलह कलेश हो सकते हैं और वाणी पर भी कंट्रोल जा सकता है। उसके कारण पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, पर्सनल लाइफ पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। इतने सारे ग्रह दूसरे घर को देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं और ग्रहण लग गया, तो प्रॉब्लम वाणी के कारण ही होगी। आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी चंद्र ग्रहण का प्रभाव 1 महीने मान के चलिए, तो 7 सितंबर से 1 महीने तक हर चीज़ को तोल मोल कर, सोच कर, समझ कर, विवेचन कर कर ही बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम प्रॉब्लम वाणी के कारण ही आएंगी। और क्योंकि दूसरा भाव है, ग्रहण लग गया, अपने खाने पीने पर भी कंट्रोल किया। अष्टम में ऑलरेडी इतने सारे ग्रह हैं, उल्टा सीधा खाएंगे तो एकदम सेहत पर प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। बहुत सोच समझ कर बोलना है और फाइनेंशियल निर्णय भी बिना सोचे समझे नहीं लेने। इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। 13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे तुला में, और बहुत अच्छी स्थिति में बैठेंगे। क्योंकि पहला तो वो आपके 10वें घर में जब आएंगे तो दिग्बली हो जाएंगे। दूसरा, वो लाभ स्थान के स्वामी है, 10वें घर में आके सफलता का योग बनाता है, और वो चौथे घर के स्वामी है तो राजयोग बनाता है। और यहाँ से वो लग्न को देख रहे हैं, दिग्बली होकर राजयोग बनाकर। और लग्न में कौन सी राशि है, जो मंगल की उच्च की राशि है। ये मंगल का गोचर बहुत निर्णायक और बहुत शुभ रहने वाला है। जो प्रॉब्लम्स पहले आपके शनि के वक्री होने के कारण हुई, फिर बुध के वक्री होने के कारण हुई, जो मंदता आई, जो कन्फ्यूजन आई, उसको बहुत हद तक ये मंगल आकर संभाल लेंगे। कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चली गई थी तो जॉब प्राप्त करने का योग मिलेगा, प्रमोशन रुक रहे थे तो प्रमोशन का योग बनाते हैं, कॉन्फिडेंस जो कम हो गया था वो कॉन्फिडेंस वापस लाएंगे। लाभ स्थान के स्वामी है, एसेट्स के स्वामी है, 10वें घर में आकर चौथे घर को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का योग, वाहन खरीदने का योग बनता है। और इवन कॉन्फिडेंस, सकारात्मकता, सार्थकता, अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ेगा। ध्यान बस ये देना है, मंगल लग्न को भी देख रहे हैं और मंगल चौथे घर को भी देख रहे हैं, और शुक्र का प्रभाव भी कुछ टाइम तक लग्न पर होगा, और उसके बाद भी शुक्र अष्टम में। ये शुक्र वहीकुलर एक्सीडेंट, मंगल एक्सीडेंट्स, तो इस महीने में वहीकुलर एक्सीडेंट्स होने के योग बन जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। और क्योंकि शनि मंगल षडाष्टक में है और मंगल लग्न को देख रहे हैं, इम्पल्सिव गुस्सा, मतलब कि आपको ना अचानक से किसी चीज़ पर रिएक्ट करके गुस्सा आ जाएगा और उसके कारण प्रॉब्लम रहेगी। तो रिएक्टिव अगर कम रहेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में, तो अच्छा रहेगा। अब मंगल क्योंकि चौथे घर को और लग्न दोनों को देख रहे हैं, तो घर में गुस्सा रहेगा, व्यक्तित्व में गुस्सा रहेगा, ये इमोशंस का भाव है, ये लग्न है षडाष्टक योग, तो एग्रेशन ना भरपूर हो। वैसे मकर वाले लोग बहुत बैलेंस लोग होते हैं, वो यूजुअली बहुत कम बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, और गुस्सा भी जब आता है तो उसको बहुत डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते। यहाँ पे लेकिन आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध रहेंगे, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। मंगल पर राहु और बृहस्पति का भी प्रभाव है, गुरु और राहु। मंगल आपके लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं, तो जब राहु गुरु जो वृद्धि के कारक देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी बढ़ाने का, एसेट्स बढ़ाने का, वाहन बढ़ाने का, वाहन खरीदने का, करियर में आगे बढ़ने का, पैसे को बढ़ाने का बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो मंगल का गोचर तो बहुत शुभ है। 15 सितंबर को 2 गोचर होंगे, एक शुक्र का तो एक बुध का। बुध आ जाएंगे आपके नवम में, तो शुक्र आ जाएंगे अष्टम में। दोनों ही 15 तारीख को होंगे। तो पहले बुध की बात करते हैं। बुध आ जाएंगे नवम में, तो नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं,
तो भाग्येश का भाग्य स्थान में आना, लक्ष्मी स्थान के स्वामी का लक्ष्मी स्थान में आना, त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण स्थान में आना और उच्च का हो जाना, ये वो टाइम है जब भाग्य परस्पर साथ देना शुरू करेगा। जो भाग्य रुक गया था बुध के वक्री होने के कारण, फिर उनके अष्टम में होने के कारण, अगर सितंबर के महीने में आके भाग्य भरपूर साथ देगा। और भाग्येश यहाँ से बैठकर लग्नेश को भी देखेंगे, तो जो लग्नेश का वक्र प्रभाव है वो भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो महीना है सितंबर का, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभ देगा आपको। लक्ष्मी प्राप्ति का योग बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर्स हो सकते हैं जो आपके मनवांछित होंगे, और बॉसेस से भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी धीरे धीरे करके ये बुध के गोचर के साथ ठीक होगी। हाँ, शुक्र का अष्टम में आना वैसे गुप्त धन के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो योग कारक हैं और केतु के साथ आ गए तो कुछ काम यहाँ से अटक सकते हैं। आपके सोचने की या निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी और इसका मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मांगल्य भाव है अष्टम भाव, यहाँ पे ऑलरेडी केतु और कारक भी आके बैठ गए। तो शुक्र के गोचर के बाद 15 तारीख के बाद मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इवन आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी खराब हो सकती है। 17 तारीख को होगा सूर्य का गोचर और सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। सूर्य नीच अभिलाषी हैं क्योंकि अक्टूबर में नीच के हो जाएंगे। नीच अभिलाषी ग्रह में उत्सुकता बहुत होती है, तो क्योंकि अष्टमेश भी हैं वैसे तो अच्छा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, भाग्यस्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, अकलमंदी से डिसीजन ले पाएंगे, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, बिजनेस में निर्णय ले पाएंगे, जॉब में बौद्धिक क्षमता रहेगी, लेकिन अति उत्सुकता प्रॉब्लम देगी, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। और क्योंकि वक्री शनि भी सूर्य को देखेंगे और ये दोनों समसप्तक में आ गए, शनि मकर के लिए अच्छे, सूर्य मकर के लिए अच्छे ग्रह नहीं है क्योंकि शनि सूर्य पिता पुत्र संबंध अच्छे नहीं है और नवम में ही बैठे हैं। बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होगी। आपके पिताजी की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव फिर से पड़ सकता है। पिताजी की सेहत का तो पूरे 3 महीने ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही सरकार से भी बाधाएं आ सकती है, सरकार से भी प्रॉब्लम, अथॉरिटी से प्रॉब्लम, बड़ों से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सूर्य शनि का समसप्तक योग थोड़ा नेगेटिव है। भाई बहनों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से भी दूरियां आ सकती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। इसके बाद एक गोचर आपका और होगा, और वो गोचर नहीं होगा, ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा? सूर्य ग्रहण कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे सूर्य होंगे। तो और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पे। तो जब चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, यानी कि 21 तारीख को, 21 सितंबर को, तब लगेगा सूर्य ग्रहण। अब ये भी बहुत, नवम भाव में सूर्य ग्रहण बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, और क्योंकि सूर्य अष्टमेश है तो ना सितंबर का महीना जाते जाते थोड़ी प्रॉब्लम देकर जा सकता है। पिताजी की सेहत के लिए, बॉसेस से प्रॉब्लम, जीवन में थोड़ी अनिश्चितताएं आ सकती हैं, आपको सपोर्ट कम मिलेगा, आप देखेंगे दुश्मन आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके झगड़े बहुत लोगों से हो सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, अति उत्सुकता जैसे मैंने कहा बहुत रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है 10वें से 12वें में ये हो रहा है, कुछ लोगों का जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, अचानक से जॉब जा सकती है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है थोड़ा सा जाते जाते प्रॉब्लम दे के जाएगा। और फिर से कहूँगा, पिताजी की सेहत का अगर उनको ऑलरेडी कोई इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये महीना सितंबर का थोड़ा सेंसिटिव दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए उतना बुरा नहीं है, कार्य क्षेत्र में अंत में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस में कई नई चीज़ें करने का लेकिन मौका मिलेगा। सेहत वाइज हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, कार्डियक प्रॉब्लम और थायराइड संबंधित प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो परेशानी बहुत पड़ेगी। थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है सितंबर का। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं, किसी एक दिन सारे उपाय कर लीजिएगा, नहीं कर पाते 1-2 उपाय तो जब समय मिले कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए अब वीडियो देखें तो उसके बाद ही 1-2 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर कर लीजिए। पहला उपाय है, आपको किसी भी मंदिर में सतनाजे का दान करना है। 7 प्रकार के अनाज, पैकेट्स भी मिलते हैं आजकल, ऑनलाइन भी आजकल सब कुछ मिल जाता है। दूसरा, किसी भी गौशाला में फलों का दान करना है ताकि गौ माता फलों का सेवन कर सके। तीसरा है, आपको शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान करना है और ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चौथा उपाय है, आपको एक पात्र में गंगा जल, इत्र और गुलाब जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करके ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और अंतिम उपाय है, आपको भैरव जी के मंदिर में जाकर 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। वहाँ बैठकर भैरव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। अगर आसपास भैरव जी का मंदिर नहीं है तो घर में भी भैरव जी का स्मरण करके कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।